लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अर्थ मैग्नेटिज्म हमने कंप्लीट किया था, राइट? सो वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डीप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो हमने खत्म किया था, है ना? हम बाद में मैग्नेटिक मैटर के बारे में पढ़ना चालू कर रहे थे। इज इट क्लियर? अब इसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेट जो सब्सटेंस है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा। so, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है, दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, राइट? मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नाउ व्हाट आर दे? सो जो पहला कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। दूसरा कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, ठीक है? और जो थर्ड कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। Am I clear? So कोई भी सब्सटेंस है, whether it is magnetic or not, so ये सब्सटेंस को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। The one is called paramagnetic, the next one is called ferromagnetic, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये 3 टाइप का सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ओके? अब क्या होगा पैरामैग्नेटिक में कि इस केस में एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। पहले पैरामैग्नेटिक को समझते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बेटा, कि ये जो सब्सटेंस है ना, इसमें जो एटम्स होते हैं सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट ये सारा मैग्नेटिक मोमेंट डिसऑर्डर्ड वे में होता है। सारा मैग्नेटिक मोमेंट डिसऑर्डर्ड वे में है, क्योंकि जब एटम घूम रहा है, एटम में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है सो दैट विल मेक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके पास एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सिंस वो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है, सो दैट इज हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, ओके? बट पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि जितने भी मैग्नेट एटम्स हैं, सभी एटम्स का जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, दे आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड मैनर, है ना? दे आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड मैनर, एकदम डिसऑर्डर्ड वे में, करेक्ट? लेकिन जैसे ही आप ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, जैसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, इन सब पे टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। So whenever you place this paramagnetic substance into magnetic field, external magnetic field, इस सब्सटेंस के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है, so एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना? अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हो, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता इनसाइड दैट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है, बट दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड मैनर, एंड देयरफॉर उसका वेक्टर समेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। अब जैसे ही आप ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत, ये जो एटम्स के जो मोमेंट है ना, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। Got the point? So paramagnetic substance are those substance for which there is no net magnetic field inside, but when it is placed in external magnetic field, the magnetic field inside the paramagnetic substance is slightly more than that of external field. So अंदर जो field बनेगा वो external field से थोड़ा ज्यादा होगा। Am I clear? Yes. समझ में आ गया? So I'll repeat again. Sorry for delay today. I'll repeat again. Paramagnetic substance are those substances
for which there is no net magnetic moment inside that. कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बगैर एक फील्ड के। लेकिन जैसे ही आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, some of the atoms will align in the direction and therefore पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इज इट ओके? ये हमारा कहानी हो गया पैरामैग्नेटिक। दिस इज द स्टोरी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इज इट ओके? क्लियर बेटा ये पॉइंट? यस सर। अब डाईमैग्नेटिक में क्या होता है? सो डाईमैग्नेटिक में भी सेम स्टोरी है। अगर हम डाईमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे ना, सो डाईमैग्नेटिक में भी सेम स्टोरी है। इस पे भी एटम्स के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही, स्पिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है तो उसमें करंट बनेगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट सब डिसऑर्डर्ड वे में है, ऐसे है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक मोमेंट सब डिसऑर्डर्ड वे में है। Since ये magnetic moments in diamagnetic substance is also in the disordered manner, so therefore diamagnetic substance के अंदर net magnetic moment नहीं होता है क्योंकि ये disordered way में, ठीक। लेकिन जैसे ही आप ये diamagnetic substance को external field में रख दोगे, as soon as you place this diamagnetic substance into external field, अब क्या होता है? इसके अंदर ये जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड। अंदर में तो ये एक्सटर्नल फील्ड आपका होगा ही और एक नया फील्ड बनेगा इंड्यूस्ड। हालांकि इंड्यूस्ड फील्ड बोलना गलत है, बट ठीक है, समझने के लिए बोल सकते हैं। एक अंदर नया फील्ड बनेगा विच इज माई इंड्यूस्ड फील्ड, एंड दिस इंड्यूस्ड फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो सिंस मेरा एक्सटर्नल फील्ड यहाँ है और इसके अंदर जो इंड्यूस किया फील्ड, दैट इंड्यूस्ड फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड। देयरफॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दैट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करते हैं। Am I clear? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था बेटा कि अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल फील्ड से स्लाइटली ज्यादा होता है क्योंकि जो इंड्यूस करेगा वो फेवर में करता है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि व्हेन यू प्लेस दिस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एंड देयरफॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड is slightly less than the external field. Am I clear बेटा? समझ में आया सबको पॉइंट ये? Yes. प्रॉपरली क्लियर है सबको? Yes sir. अब फेरो में क्या होता है, पहले स्टोरी बता देता हूँ फिर इसका टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं। फेरो में क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी क्या है ना, यहाँ पे भी एटम्स डिसऑर्डर्ड वे में ही है, लेकिन यहाँ पे एक डोमेन के फॉर्म में है। तो इस रीजन में जो सारे एटम्स होंगे ना, सबका मैग्नेटिक मोमेंट है। इस रीजन में जितने एटम्स होंगे मान लो सबका मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसे डोमेन के फॉर्म में है, ऐसे। सब इसमें जितने भी है ना सब एक ही ऑर्डर में है। सो ये ऐसे डोमेन के फॉर्म में है, ऐसे सब डोमेन के फॉर्म में, राइट। अब जैसे यहाँ पे सब डोमेन के फॉर्म में नहीं, सब जिग जैग वे में था, बट यहाँ पे होगा, यहाँ भी अलग अलग है सब,
बट इस रीजन के जितने भी हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, इस रीजन में है जिसका सबका एक ही डायरेक्शन में है, इसको हम डोमेन बोलते हैं, राइट। अब जैसे ही आप इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से काफी ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक में भी ज्यादा होता है, पर थोड़ा ज्यादा होता है, डाई में तो उल्टा हो जाता है, घट जाता है। लेकिन अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डोमेन के फॉर्म में होता है, सब लॉट में रहता है। अब जैसे ही आप ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को फेवर करेगा और काफी ज्यादा अंदर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डोमेन स्ट्रक्चर्स। Am I clear? समझ में है बेटा सबको? नारायणी क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? Is it clear to everyone? सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. वेरी, लिख लीजिए, डायग्राम तो खुद से बनाओ और एक एक करके सारा पॉइंट्स लिखो। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, फेरो में क्या होता है एंड डाई में क्या होता है, खुद से लिखो पॉइंट। कहीं अटकेगा तो मुझे बोलो, फिर मैं लिखा। Without external field, is there a magnetic field inside it? No बेटा, approximately zero। थोड़ा बहुत होता है बट वो जीरो के नजदीक ही होता है। फिर चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो जाए, फेरोमैग्नेटिक हो जाए या डायमैग्नेटिक हो जाए, if there is no external magnetic field, in that case there will be no magnetic field inside। फेरो में थोड़ा बहुत हो सकता है बट कोई भी ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है या बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। Am I clear? हाँ, there is no net magnetic moment because they are in different directions and therefore उनका वेक्टर समेशन अगर आप लोगे that will be zero, whether it is paramagnetic, diamagnetic और ferromagnetic। पैरा में और डाई में तो absolutely zero होता है, इसमें थोड़ा बहुत रहता है, but that to be also negligible। Am I clear? Yes, sir. यस बेटा, करेक्ट निका। पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक के केस में जो इंड्यूस होता है वो बहुत छोटा होता है,
इसलिए अंदर जो फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल से थोड़ा ही ज्यादा होगा पैरा में, फेरो में तो बहुत ज्यादा। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। पीयूष, प्रथमेश, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक बार समराइज कर देता हूँ उस पॉइंट्स। सो द पॉइंट व्हिच वी मेड हियर इज कि अगर आप सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो देयर आर थ्री सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अगर आप सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम हो, क्योंकि इंड्यूस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लेता है। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल हैव वेरी वेरी लार्ज वैल्यू कंपेयर टू द एक्सटर्नल, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में जो इंड्यूस्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से बहुत ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर दे कंबाइन टू मेक अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। इज इट ओके? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। So after removing the magnetic field for ferromagnetic, they will become, मैं बताता हूँ, जब आप फेरोमैग्नेटिक का भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे वो डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन कुछ उसके पास रिटेन हो जाएगा। इसके लिए पीयूष थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे एक्सटर्नल तो क्या होगा। फॉर दैट विल डील विद हिस्टेरेसिस कर्व। ओके Okay, sir. अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस को आपने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, अब ये सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड में जब आपने प्लेस कर दिया है तो मुझे एक बात बताइए, क्या बाहर का मैग्नेटिक फील्ड और क्या अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा? बाहर मैग्नेटिक फील्ड या अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा अंदर जाएगा तो? आंसर इज यस। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज कि इस सब्सटेंस के बाहर का मीडियम अलग है और सब्सटेंस के अंदर का मीडियम अलग है, और आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, म्यू नॉट पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू dl बाय r स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करता है, अंदर यहाँ का मीडियम कुछ और है, यहाँ का मीडियम कुछ और है, सो देयरफॉर इफ विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, राइट? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक ऐसा पैरामीटर है, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि मीडियम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? अब देखो, अगर आप इसमें एनालाइज करो ना, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, बिकॉज मीडियम इज चेंजिंग। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो मीडियम से इंडिपेंडेंट हो जाए, और उस फैक्टर को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। राइट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट आई सेड इज, एक बार समझिएगा इस बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक ऐसा फैक्टर है which is independent of the medium? So answer is yes, एक फैक्टर है, and that factor is called magnetic intensity and magnetic field strength। और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी म्यू नॉट इंटू एच। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इंटू ये एच, इसी एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यही मैग्नेटाइज करता है ऑब्जेक्ट को। सो एच विल बी इक्वल टू व्हाट, बी बाय,
H कितना हो जाएगा B/μ0. Am I clear? Yes. लिखिए पहले आप अपना आगे. इसको एक काम करो, इस H को आप ऐसे डिफाइन कर दो. दिस H कैन बी कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग व्हाटएवर यू वांट टू से. ये H जो हो जाएगा ये आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है. यस स्मृति लिखिए, H जो ये टर्म है ना, दिस H इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मीडियम. हो गया. ओके ग्रेट. अब ये H जो फैक्टर है यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो फैक्टर है, एंड ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. ये मीडियम से डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है. अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो भी ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना बेटा, वो चेंज नहीं होगा. इज ओके. अब इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हुआ है, वो बताने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मेरा सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है. अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है. और अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड है. ठीक. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अ फैक्टर व्हिच डिसाइड्स दैट सब्सटेंस कैसा मैग्नेटाइज्ड है. इज इट स्ट्रांग मैग्नेटाइज्ड है कि वीक मैग्नेटाइज्ड है. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं. दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ध्यान रखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is defined as magnetic moment per unit volume. Intensity of magnetization. Intensity of magnetization is defined as magnetic moment per unit volume. है ना.
ये किसका फैक्टर है बेटा, ये सब्सटेंस का फैक्टर है कि फील्ड का फैक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? सब्सटेंस। वेरी गुड, लिखिए डेफिनेशन खुद से, मैं लिखाता हूँ सब्सटेंस का। गुड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो डिसाइड करता है फैक्टर कि मेरा सब्सटेंस कैसा मैग्नेटाइज है, इज इट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कि वीकली मैग्नेटाइज। हो गया? Yes, sir. ओके। अब मुझे एक बात बताएं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अ फैक्टर विच डिसाइड कि आपका सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज है। इफ यू आर हैविंग लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो आपका सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर वीक है तो आपका सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज। नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट, यूनिट कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स यूनिट? एम्पियर पर मीटर। वेरी गुड स्मृति। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हमने कैसे डिफाइन किया? दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज व्हाट? मीटर क्यूब। तो अगर कैंसिल कर दोगे so इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का अगर आप यूनिट लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? एम्पियर पर मीटर। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। अब जरा देखिए, अब इसको थोड़ा और आगे एनालाइज करते हैं। कैन आई राइट दिस एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूँ? एरिया इनटू लेंथ। So if this length and length will get cancelled, so can I also write magnetic intensity of magnetization for pole strength per unit area of cross section? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? pole strength by area, cross sectional area of the magnet. Yes. Good. अच्छा, h का यूनिट कितना होता? What will be the unit of h? ये h का यूनिट कितना है? देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा यहाँ पे अगर आप लिखोगे? so, ऊपर में भी म्यू नॉट है और नीचे भी म्यू नॉट है, सो म्यू नॉट का यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं बेटा, टेस्ला नहीं। बी, एम्पियर हाँ, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। वेरी गुड। आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर से लिखता हूँ। अब यहाँ पे भी बी नॉट है न्यूमरेटर में, सो ये म्यू नॉट और ये म्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आई का हो गया एम्पियर, डीएल का हो गया मीटर और आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बी यहाँ से जब आप एच का यूनिट लिखोगे तो क्या एच का भी यूनिट वही होगा? एम्पियर पर मीटर। सो जो यूनिट आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का था वही यूनिट आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ का भी था।
सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर पर मीटर, और उसका भी यूनिट सेम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी तक हमने दो टर्म्स पढ़ा। पहला टर्म क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करता है कि मेरा सब्सटेंस कितना स्ट्रांगली या वीकली मैग्नेटाइज्ड है। So intensity of magnetization is defined as magnetic moment per unit volume. सेकेंड जो हमने पढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ H, H is equal to B into mu naught, so B by mu naught. अब ये जो H है ना, this is independent of material, ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। Am I clear? Yes. Okay, चलिए। Yes, yes, I'll share the recordings. अब देखिए, मान लो कि हाँ, मान लो कि ऐसा मेरा मैग्नेट है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक दिस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर इसकी वजह से मान लो ऐसे जनरेट हो गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो ऐसे होगा, मैग्नेट के बाद नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा ज्यादा होगा, will be slightly more than the external magnetic field. अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, what will be magnetic field because of this? So क्या हम लिख सकते हैं कि अंदर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B net will it be equal to B external plus B induced? Can we write this? B external plus B induced. हाँ या ना? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से ऐड कर दो तो क्या आपको टोटल फील्ड बन जाएगा? Yes. वेरी गुड। अब जरा देखिए, एक्सटर्नल, हाँ ओके प्लीज कैन लीव दैट, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अब देखो, एक्सटर्नल फील्ड बेसिकली होगा कितना, व्हाट विल बी एक्सटर्नल फील्ड? एक्सटर्नल फील्ड कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, क्योंकि मुझे पता है कि एच ही एक ऐसा फैक्टर है जो सेम रहता है, सो एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट। तो एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच? ओके, एक्सटर्नल फील्ड अगर आप लिखोगे, एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी म्यू नॉट इनटू एच। अब इंड्यूस्ड फील्ड कितना हो, व्हाट विल बी इंड्यूस्ड फील्ड? Mu into H. व्हाट? Mu into H. ओके, ये एच किसका फैक्टर है, इज इट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल फील्ड? क्या ये एच एक्सटर्नल फील्ड का फैक्टर है? Yes, sir. ओके, अब जरा एक बात समझिए, इंड्यूस जो हुआ है, क्या वो इंड्यूस फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट? सो अगर आप जो फील्ड इंड्यूस्ड कर रहा है, क्या मैं उस इंड्यूस्ड फील्ड को, क्योंकि ये तो बेटा एक्सटर्नल है, ये तो अंदर आएगा ही रहेगा, प्लस साथ में उसमें इंड्यूस भी तो किया, वो इंड्यूस्ड फील्ड कितना है, इज इट इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? समझिए, intensity of magnetization is the magnetic moment या magnetic field, magnetic moment per unit volume which is induced. H आपका एक्सटर्नल फील्ड का था, वो अंदर भी वही रहेगा, बाहर भी वही रहेगा, फील्ड वो नहीं चेंज होने वाला, लेकिन इंड्यूस कितना करे। सो इंड्यूस करने का जो फैक्टर है वो डिसाइड कौन कर रहा है, आई। आई इज माई मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, so will it give us the total induced magnetic field which is inside the magnet? देगा ये मुझे टर्म कौस्तुभ, yes or no? Yes, sir. So now ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। So now what will be the net magnetic field? Will it be equal to mu naught into H
प्लस ऑफ म्यू नॉट इंटू आई। ये म्यू नॉट इंटू एच जो एक्सटर्नल फील्ड था वो अंदर तो आ ही जाएगा, वो फील्ड तो कंटिन्यू किया। सो जो आपका एक्सटर्नल फील्ड था वो इंटरनल भी चला गया, विच इज म्यू नॉट इंटू एच, और प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये जो टर्म है ना, हालांकि इंड्यूस्ड बोलना गलत है, दिस इज माई इंड्यूस्ड फील्ड, ये समझने के लिए हम बोल सकते हैं ये मेरा इंड्यूस्ड फील्ड हो गया, क्योंकि इंड्यूस जो करता है दैट इज डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसका भी यूनिट वही था एम्पियर मीटर, राइट। सो जब आप म्यू नॉट में आई को मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना फील्ड आपने इसके अंदर क्या कर लिया, इंड्यूस कर लिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज माय एक्सटर्नल फील्ड म्यू नॉट इनटू एच, और ये जो टर्म आपको यहाँ से दिख रहा है बेटा, ये टर्म क्या दिख रहा है, दिस इज द टर्म कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू आई। अब एक काम करो, बी बाय, यहाँ से आप एच को कॉमन ले लो, सो कैन वी राइट म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इनटू आई बाय एच, लिख सकते हैं क्या? मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने क्या किया है, इस वाले पूरे टर्म से मैंने h को कॉमन ले लिया, h विल कम आउट फ्रॉम हियर, और यहां से म्यू नॉट इनटू आई बाय एच एज इट इज बच जाएगा, करेक्ट। अब एक काम करो, सो b इज इक्वल टू h ब्रैकेट म्यू नॉट प्लस ऑफ म्यू नॉट इनटू आई बाय एच। ध्यान रखना बेटा, अगर आप कोई भी सब्सटेंस देख रहे हो ना, तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that is due to the external magnetic field and induced magnetic field. External magnetic field को कैसे लिखा मैंने, external magnetic field was mu naught into h, और जो magnetic field induce कर गया that was my mu naught into I, क्योंकि I ही वो जो फैक्टर है वो that gives us magnetic moment per unit volume, और अगर आप इसमें mu naught से मल्टीप्लाई कर दोगे so that will give us induced magnetic field inside that substance. Okay, अब देखिए h को इधर शिफ्ट कर दो, so B by H is equal to mu naught into 1 plus of I by H. Will it be? Yes. अच्छा, अब ये B किसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है? B किसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है? क्या सब्सटेंस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है? Yes. ओके, सो B by H जो होगा, मैंने अभी आपको बताया कि H कितना होता है, B by mu naught। अब मुझे बताइए B naught by mu naught, ऐसा कर दो, B naught is the magnetic field in the space। अब H अगर मैं लिखता हूँ तो कैन आई राइट दिस एज B by mu, क्योंकि अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और अकॉर्डिंगली म्यू भी चेंज होगा। म्यू इज द परमियाबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, तो सब्सटेंस का परमियाबिलिटी है। सो कैन बी राइट हियर बेटा B by H की जगह पे क्या मैं म्यू लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ आई बाय एच। कैन बी राइट दिस, क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, लेट्स से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, राइट, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो गया, टोटल बी बन गया। सो बी कितना हो जाएगा, अब एच जो बाहर था वही एच अंदर भी रहेगा, तो बी कितना हो जाएगा, इट इक्वल टू म्यू इनटू एच, क्योंकि एच जो बाहर था वही एच अंदर भी रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सो अगर वो बाहर एच है तो अंदर भी एच होगा, लेकिन बीच मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, फिर मीडियम चेंज हो गया, सो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एच हियर, और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, बी नॉट, म्यू नॉट इनटू एच। सो बाहर हो जाएगा म्यू नॉट इनटू एच, अंदर हो जाएगा म्यू इनटू एच। Am I clear properly? Yes, sir. Okay. अब देखिए, कैन आई राइट दिस म्यू, क्या मैं इस म्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इनटू व्हाट, म्यू आर। कुछ याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, म्यू नॉट आपका परमियाबिलिटी है उस मीडियम का, और म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये म्यू आर जो टर्म है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव
परमियाबिलिटी, ये क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो टर्म है आपका म्यू, ये आपका परमियाबिलिटी है। Am I clear बेटा? समझ में आ गया पॉइंट यहाँ पे? Yes. ओके, अच्छा देखिए इसमें 1 सेकेंड, चलो आगे बात। ये आपका ऐसा टर्म हो गया। अब अगर आप ये टर्म म्यू की जगह पे यहाँ पे इसको प्लेस कर दोगे, म्यू की जगह पे अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? सो कैन वी से दैट म्यू नॉट इनटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 1 प्लस ऑफ आई बाय एच। ये म्यू की जगह पे ये टर्म यहाँ रिप्लेस कर दिया, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। सो म्यू नॉट इनटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 1 प्लस ऑफ आई बाय एच। नाउ दिस म्यू नॉट एंड म्यू नॉट विल गेट कैंसल। So यहाँ से म्यू आर कितना आ गया बेटा? इज इट इक्वल टू 1 प्लस ऑफ आई बाय एच? आएगा 1 प्लस ऑफ आई बाय एच। एक रिलेशन मुझे यहाँ से फॉर्म होगी। अब एक नया फैक्टर हमें पढ़ना, अभी तक मैंने आपको 2 फैक्टर सिखाया है, एकदम सेट कर लो दिमाग में बात, थोड़ा कंफ्यूज होता है इनिशियल फेज में। एक मैंने आपको समझाया मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ विच वाज एच। क्या एच मीडियम पे डिपेंड करता है? आंसर इज नो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एच होगा कितना? बी बाय म्यू, यूनिट होता है उसका एम्पियर पर मीटर। सो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो फील्ड का स्ट्रेंथ है कि कितना वो मैग्नेटाइज कर सकता है। सो H is the strength of magnetic field which will give कि उसका उसके पास उस फील्ड के पास मैग्नेटाइज करने का पावर कितना है, ऐसे समझो। सो H मैग्नेटिक फील्ड का वो पावर है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने में काम आता है, दैट इज माय H। I क्या है? ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो डिसाइड करने वाला फैक्टर है। सो H is the factor of field, I is the factor of material। I क्या बताता है? I आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हो गया। अगर I ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, I अगर कम है तो ऑब्जेक्ट वीकली मैग्नेटाइज्ड है। So H is the strength of magnetic field to magnetize the substance, and I is a factor which decides कि substance कितने लेवल तक मैग्नेटाइज है, स्ट्रांग है, वीक है, कैसा मैग्नेटाइज। इज इट ओके? समझ में आया ये पॉइंट? समझा ये फैक्टर? व्हाट इज एच, व्हाट इज आई? एच क्या है, आई क्या है? Yes, और sir. वेरी गुड। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस के अंदर होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लस इंड्यूस्ड होगा। सो एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड का जब आप समेशन लोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको सब्सटेंस के अंदर मिल जाएगा। सो एक्सटर्नल फील्ड विल बी म्यू नॉट इनटू एच, जो इंड्यूस करेगा वो म्यू नॉट इनटू आई होगा, और उसके बाद इतना हमने सर्कस किया। इसके साथ साथ एक फैक्टर और है जो हमें पढ़ना है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक नया फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसको जरा समझते हैं। ससेप्टिबिलिटी स्पेलिंग CEP, ससेप्टिबिलिटी एक तो स्पेलिंग देखना पड़ेगा, SAUSCEPTIBILITY। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक नया फैक्टर।
इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा काई एम से. दिस इज कॉल्ड काई एम. दिस इज अ वे हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक नया टर्म है और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? काई एम से. Am I clear? So magnetic susceptibility is a new factor और magnetic susceptibility को हम किससे डिनोट करते हैं? काई एम से. समझ में आ रहा पॉइंट ये? Am I clear? अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो फैक्टर है जो आपको ये बताता है कि हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गिव्स अस द ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन. कितना आसानी से या कितना टफ मैग्नेटाइज होता है. सो काईएम जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज गिवन बाय I by H. ध्यान रखना. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट? इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का जब आप रेशियो लोगे दैट विल बी कॉल्ड काई एल. है ना. अब ये काई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेल्स अस दैट ये आपको ये बताएगा कि हमारा सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, हाउ फास्ट इट कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज. So magnetic susceptibility tells us the ease of magnetization. और magnetic susceptibility को आप कैसे define करोगे बेटा? So magnetic susceptibility will be defined as the ratio of intensity of magnetization by magnetizing field strength. So intensity को आप magnetizing field strength से divide कर दोगे, so जो result आएगा that will be called magnetic susceptibility. Am I clear? Yes, sir. Good. लिख लीजिए, पहले पूरा पॉइंट लिखो ढंग से. क्या होता है मैग्नेटिक और ये क्या देता है, वो फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है. व्हाट विल इट गिव अस, वो समझना जरूरी है. Yes, but it's unitless quantity. Magnetic susceptibility is a unitless quantity. Right? So magnetic susceptibility will give us the ease of magnetization. मेरा ऑब्जेक्ट कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जा रहा है, ये बताने का ये फैक्टर होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. So that is equal to intensity of magnetization by magnetizing field strength. So अगर आप ये I by H की जगह पे यहाँ रिप्लेस कर दोगे, so can we write that mu R is equal to 1 plus 1. Got the point? Yes, sir. Very. बाकी सभी को समझ में आ गया. 3 पॉइंट्स मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ, यहीं पे याद हो जाना चाहिए सब कुछ. मैं आपको 3 पॉइंट्स, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स मेजरली एक्सप्लेन किया. पहला एक्सप्लेन किया था H. H किसका प्रॉपर्टी है? H किसका प्रॉपर्टी है? फील्ड का प्रॉपर्टी है कि सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है?
फील्ड का, बराबर ना। H किसका प्रॉपर्टी है? फील्ड का प्रॉपर्टी। H क्या है? दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। क्या ये H मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं? No, sir. H जो ये फैक्टर है, विल इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यस और नो? हमने देख लिया था यहाँ पे, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, है ना। सो H जो फैक्टर है ये H मीडियम्स पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज मीडियम इंडिपेंडेंट। और H को आप कैसे लिखते हो? H will be equal to what? P by उस फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड बाय उस फील्ड का परमिएबिलिटी, ये था ना H हमारा। सो ये बेसिकली H इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एग्जैक्टली सेम वे में दूसरा हमने पढ़ा I। ये I किसका प्रॉपर्टी है? I किसका प्रॉपर्टी है? फील्ड का कि सब्सटेंस का? Substance. सब्सटेंस का। So this is the property of substance. I क्या होता है बेटा? This is defined as magnetic moment per unit volume. Magnetic moment by volume. So magnetic moment by volume का अगर आप रेशियो लोगे, that will be called intensity of magnetization, and that is denoted by what? I. उसके बाद हमने एक और फैक्टर अभी पढ़ा, which is chi-m. ये क्या बताता है? What does it tell us? chi-m क्या बताता है? Ease of substance. हाँ, ये बताता है आपको ease of magnetization. अच्छा, ये काइम भी किसका प्रॉपर्टी है? फील्ड का प्रॉपर्टी है कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस? ये जो काइम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये काइम किसका फैक्टर है? Substance. सब्सटेंस का। ये भी सब्सटेंस का फैक्टर है। और इसको आपने कैसे डिनोट किया था? सो काइम इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो रेशियो था हमारा, ये हमारा काइम था। Is it clear? ये जो रेशियो था, this ratio was my chi. Am I clear? समझ में आ गया सबको? कनक फर्स्ट क्लियर है सबको पॉइंट? Yes, sir. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सब्सटेंस के अंदर B, दिस वाज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I इज इक्वल प्लस म्यू नॉट ऑफ H। ये मेरा टोटल फील्ड था। बाद में जब हमने रिलेशन निकाला, यहाँ से मुझे रिलेशन मिला था म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ I बाई H। और बाद में इसको आपने एलिमिनेट जब किया तो रिलेशन मिला म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ I बाई H। ये रिलेशन मिला। और I बाय H जो ये फैक्टर था, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया था म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ I। Am I clear properly? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे जरा बात करते हैं। अब मुझे खुद सोच के बताना कि ये मैग्नेट काइम जो होगा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कितना होगा? 1 से बहुत कम कि बहुत ज्यादा? काइम जो होगा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कितना होगा? लेस देन। लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। काइम इसके लिए छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, राइट? यस। सो कैन वी से कि ये जो वेरी गुड, अभी देखो एनालाइज होने लगा तुम्हें बात। काई एम इज स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है वो थोड़ा सा ही ज्यादा होता है फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? Negative. Negative. बहुत नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। Like Slightly. हाँ, so chi m is slightly negative for diamagnetic substance. So diamagnetic substance के लिए जो chi m होता है वो slightly negative होगा। Is it okay? yes. Okay. अब मुझे एक बात बताइए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए chi m कितना होगा? फेरो के लिए chi m कितना होगा? Large and positive. Large. पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. Positive. So chi m will be much more than 1 for ferromagnetic substance. ये सब रटते हैं बच्चे, रटना वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम्हें लॉजिक से पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बात करोगे, सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। ये पैरामैग्नेटिक के अंदर जो बढ़ता है वो बहुत कम बढ़ता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए अगर आप बात करोगे, सो फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो बहुत बड़ा होगा, राइट। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्लाइटली नेगेटिव होगा। ओके, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? व्हाट विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर ऑल द थ्री सब्सटेंस? बताइए, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा म्यू आर? Slightly greater than 1. हाँ, वेरी गुड। सो कैन वी से दैट म्यू आर is slightly more than 1 for paramagnetic substance? Yes or no बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर जो होगा यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा वो स्लाइटली 1 से बड़ा होगा। Am I clear? Yes, sir. Okay, great. बाकी के लिए बताइए। Less than 1 for diamagnetic. हाँ, इसके लिए कितना होगा? व्हाट वी से इज, इसके लिए कितना हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए? लेस देन 1, मोर देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? Less than. स्लाइटली लेस देन 1 फॉर डायम। यस, वेरी गुड करंट। लिखिए सब लोग बेटा, लिखो ये पॉइंट कि म्यू आर विल बी स्लाइटली लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। So what we can say, mu r is for और फेरो के लिए क्या होगा? हाँ, वेरी गुड करंट। क्या फेरो के लिए बहुत बड़ा होगा? Yes. Mu r will be greater than अब ये सब पूछता है लेकिन ये सब भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो mu r will be greater than 1 for ferromagnetic substance. Is it okay? Good.
बाकी सबको क्लियर हो गया? कौस्तुभ समझा आपको ये पॉइंट? ससेप्टिबिलिटी फॉर ऑल थ्री एंड परमिएबिलिटी फॉर ऑल थ्री रिलेटिव। क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ तक? ओके चलिए, अब सोचने जैसा बात ये है कि पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्यों हो रहा है और फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में ऐसा क्यों हो रहा है। फेरो के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पैरामैग्नेटिक में और डायमैग्नेटिक में ऐसा हो क्यों रहा है? पैरामैग्नेटिक के अंदर क्यों ससेप्टिबिलिटी क्यों थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जा रहा है और डाई में क्यों थोड़ा डाई में थोड़ा क्यों डिक्रीज हो जा रहा है और पैरामैग्नेटिक में क्यों थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैंने क्या बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम हो जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है? कोई रीजन बता सकते हो? पहली बात बेटा, डोमेन्स प्लानिका इसमें नहीं है। डोमेन्स वाज फॉर द फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे डोमेन के फॉर्म में नहीं होता। Yes, जिग sir. In ferromagnetic domains and diamagnetic and paramagnetic magnetic type. सो एक्चुअली समझोगे आप एक बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप देखोगे, सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के आखिरी ऑर्बिट में, हाँ बिल्कुल सही कौस्तुभ, लेकिन थोड़ा और बेसिक में जाकर देखते हैं। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके आखिरी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऐसे होता है, अनपेयर्ड होता है, लाइक दिस, अनपेयर्ड, ऐसे अनपेयर्ड होना चाहिए। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके आखिरी ऑर्बिट, जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड होना चाहिए, पेयरिंग नहीं है। पेयरिंग का मतलब क्या? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगा दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब वो पेयर्ड होता है। फिलहाल ये अनपेयर्ड है। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके आखिरी ऑर्बिटल्स में, जिसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो अनपेयर्ड है। देखो अनपेयर्ड है सारे। लेकिन अगर आप बात करोगे डाईमैग्नेटिक के बारे में, थोड़ा समझना ये बात। नाउ इफ विल डिस्कस अबाउट डाईमैग्नेटिक, अगर आप डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखोगे, सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके आखिरी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब पेयर्ड है। फेरो के बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे और अलग से बात करना उसके बाद। अभी सिर्फ पारा पे और डाई पे रखते हैं डिस्कशन में। अगर आप डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बात करोगे, सो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है वो पेयर्ड होता है। सो यहाँ पे ये पेयर्ड है और यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, राइट? समझिए ये बात। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस which has unpaired electrons, whereas diamagnetic substances are those substances which has paired electrons. यस कनद वही होगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, लेट्स से पहले पारा के बारे में बात करते हैं। so, इलेक्ट्रॉन अपने घूम रहा है अपने ऑर्डर में, राइट? और यहाँ पे इसका चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे इसका मान लो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, v मीटर पर सेकंड से। और लेट से बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है v टेस्ला। पहले पे पैरा के बारे में एनालिसिस करते हैं। सो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ v टेस्ला, वी आर डूइंग फॉर पैरा राइट नाउ, फिर बाद में हम लोग फेरो पे आ जाए, डाई पे आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इसको एनालाइज करोगे इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, will it act on this magnetic force in this side? Yes. Yes. और इसके इलेक्ट्रॉन, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियस है वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा और उस इलेक्ट्रॉनिक फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा होगा। अब जैसे ही इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, अब क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसका सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा।
क्योंकि पहले सेंट्रीपिटल सिर्फ इलेक्ट्रिक दे रहा था, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे वही इस पे सेंट्रीपिटल दे रहा था। अभी वो तो देगा ही, लेकिन अब जो सेंट्रीपिटल दे रहा है वो इलेक्ट्रिक तो है ही, प्लस साथ साथ ये मैग्नेटिक भी आ गया, टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया Yes, है। sir. अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने की वजह से इसको बैलेंस होने के लिए क्या इसको वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। विल इट इंक्रीज द वेलोसिटी इन दिस केस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ही इंक्रीज कर गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv²/r, r तो वो चेंज करेगा नहीं, सो क्या करेगा वो, सो बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या करना पड़ेगा, क्या वो वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। Yes. ओके, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA, यानी I इंटू ए कर दे, N तो 1 है, I इंटू ए कर देते। नाउ करंट कैसे लिखोगे, हाउ विल राइट करंट, dq by dt. क्या बोल रहे हो, dq by dt नहीं बता, करंट कैसे लिखो, Charge into frequency. कैन आई राइट करंट एज इलेक्ट्रॉन एक था, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और ये आपका एरिया होगा। करंट को कैसे लिखिएगा इस केस में, So charge into frequency. चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, यस चल राइट हियर। करंट को हम लिख सकते हैं कितना, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, या इसको ऐसे भी लिख दो चार्ज बाय टाइम। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो क्या हम टाइम की जगह पे कैन आई राइट दिस एज E, चार्ज की जगह P इंटू 2πr/v, v को ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या करंट को हम लिख सकते हैं EV बाय 2πr। Yes. अब देखिए ये mm का मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो EV बाय 2πr, और एरिया कितना है πr²। नाउ दिस विल बी एलिमिनेटेड। सो अगर ये आप एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, विल इट बी इक्वल टू EV बाय 2 इंटू r, आएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट। Yes. अब खुद देखिए, जब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा तो क्या वेलोसिटी बढ़ गया, अभी भी डिस्कस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब I बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर विल हैव दैट। तो क्या इस केस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो, V विल बी स्लाइटली मोर देन B। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि जैसे ही आप इस पे देखोगे इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज कर गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के आखिरी ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड था। अनपेयर्ड होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, सेंट्रीपिटल बढ़ गया तो कॉम्पनसेट करने के लिए वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके ग्रेट, सबको समझ में आए पॉइंट? Yes. अब जरा डाई में देखिए, अब डाई के केस में क्या है कि यहाँ पे पेयर्ड है भाई। अब पेयर्ड होने से क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपनिंग हियर, पेयर्ड होने से। अब जैसे आप पेयर्ड कर दो, इधर रख दो, तो भाई इसमें तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इफ यू आर टेकिंग इनसाइड बी टेस्ला का, इस पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल के लिए वो तो ऐसा लग जाएगा, इस पे जो लगेगा सेंटर की तरफ फोर्स सेंट्रीपिटल के लिए वो कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्लस ऑफ मैग्नेटिक। तो सेंट्रीपिटल बढ़ गया, सेंट्रीपिटल बढ़ने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो, यहाँ पे तो ठीक है। समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो, दोनों का स्पिन अलग ऑर्डर में, यहाँ पे क्या होगा,
सर एक का 3 घटे 3 हाँ सर अदर वंस वेलोसिटी वुड रिड्यूस तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अभी क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस पे मैग्नेटिक इधर लगने लगे इस डायरेक्शन में। सो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज कर रहा है, Yes. राइट? अब ये मैग्नेटिक फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज कर रहा है तो क्या इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स घट गया, है ना? अब सेंट्रीपिटल फोर्स घटने की वजह से क्या इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करेगा। यस तो क्या इंक्रीज्ड वाले को कॉम्पनसेट कर दिया डिक्रीज वाले ने, क्या इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट को डिक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्पनसेट कर दिया, और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत नेगेटिव बच जाता है। इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम बनता है। उसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन अगर आप पैरामैग्नेटिक के लिए बात करोगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। Am I clear बेटा? गुड, समझ में आया सभी को लॉजिक ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, सो गुड पॉइंट बाय द वे। आई एम शेयरिंग वन क्वेश्चन, आप करिए इसको। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक का क्या होगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. एक क्वेश्चन कर लो फिर आगे हम लोग टेकिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा बुक। लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए। A long cylindrical iron core, a long cylindrical iron core, a long cylindrical iron core of cross-sectional area 5 centimeter square is inserted into a long solenoid having 2000 turns. Per meter and carrying a current of 2 ampere The magnetic field inside the core is found to be, so inside core hai, magnetic field inside core is found to be 1.57 Tesla. Neglect the end effects. Find the magnetization. आपसे I पूछा गया है of the core, बस इतना ही करिए। और पोल स्ट्रेंथ पूछा, पोल स्ट्रेंथ छोड़ दो, सिर्फ I बता दो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है।
चलो करें चर्चा इसको। देखिए पहले सोलोनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड? ड्यू टू सोलोनाइड कितना होगा बेटा? mu naught Ni. म्यू नॉट एन आई, सब कुछ दिया हुआ है। सो ये तो आपका बी हो गया, सो दैट इज बी नॉट कर देता हूँ, म्यू नॉट इंटू एन आई। अब एक काम करो, 1.57 एम्पियर नहीं, प्लनिका आंसर तो मुझे दिख रहा है बेटा 1.25 इंटू 10⁻6 आई गेस। हाँ देखिए, सो पहले तो बी इसका ये हो गया, एच निकाल दो, हमेशा एच पे ध्यान देना, एच निकाल दो पहले। एच कितना हो जाएगा? will it be equal to b naught into mu? So what will be h from here? b naught कितना है? mu naught ni by mu naught. So क्या सोलोनाइड का जो h आएगा, will it be equal to n into I? So what will be h here? 2000 into करंट कितना पास कर रहा है 2, h कितना हो जाएगा 4000 एम्पियर पर मीटर, यही होगा ना h? Yes, sir. ओके नाउ आपको रिलेशन क्या पता है कि सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मुझे, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर दिया 1.57 टेस्ला। सो क्या करोगे आप? सो कैन वी से दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H प्लस ऑफ I। सो B कितना है 1.57, म्यू नॉट का वैल्यू पता है आपको 8.85 इनटू व्हाट, सॉरी ये म्यू नॉट है ना, एप्सिलॉन थोड़ी है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एच प्लस ऑफ आई। तो कितना हो जाएगा? एच ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर दिया है, 4000 प्लस ऑफ आई 1.5 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। हाँ कौस्तुभ करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 के आसपास। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आई कितना हो जाएगा? आई विल इट बी इक्वल टू 1.5 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस 4000, जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद दैट मच एम्पियर पर मीटर विल बी दी। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. गुड, हमेशा एच देखना, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस एच और फिर वहां से कैलकुलेशन करना। सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? कनक नारायणी, ओके क्लियर बेटा पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. ठीक ठीक, आज के लेक्चर समझ में आया ढंग से? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर अप टू दिस मच? Yes. वाइंड अप फॉर नाउ। कल के लेक्चर में हम लोग क्यूरीज लॉ एंड फेरोमैग्नेटिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसका असाइनमेंट अपलोड कर दिया था ना मैंने क्लासरूम पे, क्लासरूम बोल रहा हूँ, ऐप पे किया है इंस्टॉल, अपलोड किया था असाइनमेंट ऑफ दिस? No, sir. अच्छा नहीं किया गया, ठीक है आज ही कर देता हूँ। इज इट क्लियर? Yes. ठीक, Yes, sir. विल वाइंड अप फॉर नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.